बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों के अंदर में लैंगिक जनन। तो हमने अभी तक परागकोश के बारे में देखा कि परागकोश कैसा होता है और उसके अंदर में कौन कौन सी संरचना होती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते अब हम आ चुके हैं अपनी जो सबसे इम्पॉर्टेंट संरचना है, वो है परागकण के ऊपर में। परागकण के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए। हमने देखा था ये परागकोश ऐसा होता है। ये परागकोश है। इसको जब हम काट के देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, 4 कोनों वाला। और हर कोनों के अंदर में इसमें गोल गोल सी चीज़ होती है। ये गोल गोल सी चीज़ है, गोल गोल सी चीज़ है जिसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, जिसको बोलते हैं लघु लघु बीजाणु लघु बीजाणुधानी, ये इसको कहते हैं हम। ठीक है। और इसकी बहुत सारी परत होती हैं, 4 परत होती हैं, जिसको हमने याद करा था। अप्पी थी मोटी, तो अप्पी से एपिडर्मिस, थी से एंडोथीसियम, अंतथीसियम जिसको बोलते हैं। थी से मोर से हो जाएगा मध्य परत, और टी से हो जाएगा टेपिटम। ये हमने इसकी परत पढ़ी थी। अब ये जो लघु बीजाणुधानी है, इसको जब हम बड़ा करके बनाएंगे, बड़ा करके ऐसे हमने बनाया है इसको, तो इसके अंदर में कुछ सेल होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनना होता है। ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है लघु बीजाणुधानी। ये जो कोशिका होती है, इसका नाम हमने पढ़ा था पीएमसी, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री। ये तो नहीं था, इसका नाम था पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल यानी कि पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका, ये इसका नाम था, पराग मात्र कोशिका। अब ये जो पराग मात्र कोशिका है, ये क्या करती है? ये करती है कौन सा विभाजन? ये करती है अर्धसूत्री विभाजन। ये करेगी अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन करने से ये चार छोटे छोटे और सेल बना देती है, 4 छोटी छोटी कोशिकाएं बना देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। जिसको हम कहते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु कहते हैं। अब ये जो लघु बीजाणु है, 4 के ग्रुप में है। फिर धीरे धीरे जो पूरा परागकोश है वो मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, और ज़्यादा अच्छे से मतलब डेवलप होगा, बढ़ेगा। तो उसका पानी सूखता जाएगा और ये जो 4 एक साथ जुड़े हुए हैं वो अलग हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके ये जो एक सेल है, इसका अगर हम एक सेल लें, इसमें से मान लीजिए हमने ये वाला सेल हमने लिया, तो ये वाला सेल कोई सा भी एक ले लें, तो ये लघु बीजाणु क्या बन जाएगा? बाद में जाके ये लघु बीजाणु बन जाएगा, परागकण बना लेगा। ये क्या बना लेगा? ऐसे करके परागकण, ये परागकण बना लेगा। तो 4 थे तो 4 परागकण बन जाएंगे। ये 4 परागकण बन गए। ठीक है, ये ऐसे। तो क्या बन गया आखिर में जाके? परागकण। और ये जो परागकण बने हैं, इसके अंदर ही हमारा क्या होता है? इसके अंदर में हमारा होता है कौन सा युग्मक? नर वाला युग्मक होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये कहानी थी कि हमने जब परागकोश को काट के देखा, परागकोश के अंदर में हमें कोनों पे लघु बीजाणुधानी मिली। लघु बीजाणुधानी गोल गोल सी, जिसकी 4 परत हमने पढ़ी थी, अप्पी थी मोटी, उससे। फिर ये लघु बीजाणुधानी को जब हम बड़ा करके देखेंगे ऐसे, तो उसके अंदर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिसका नाम है पीएमसी, पोलन मदर सेल, या फिर पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका है ये, इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका।
ठीक है, पराग मात्र कोशिका PMC, पराग मात्र कोशिका। ये पराग मात्र कोशिका क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है। ये पराग मात्र कोशिका करती है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन करने की वजह से ये बना लेती है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु बना लेती है। चार के जो किस में रहता है? चार के कोश, चार के चतुष्ट में रहता है, यानी कि चार की टीम बना के रहता है, चतुष्ट रहता है इनका। और ये लघु बीजाणु धीरे धीरे जब परिपक्व होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये क्या बना लेते हैं? परागकण। और परागकण के अंदर ही हमारे क्या होता है? नर वाला युग्मक होता है। तो ये इतनी सी कहानी है। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? यही जो परागकण बनेंगे, यही जो परागकण बने हैं, इस परागकण के बारे में पढ़ना है अब हमें। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है NCERT में, तो यहाँ पर दिया हुआ है नर युग्मकोद्भव। ये थोड़ी सी बड़ी सी स्पेलिंग है। नर युग्मकोद्भव, युग्मकोद्भव, नर युग्मकोद्भव, यानी कि नर का जो संरचना होती है, जो परागकण है, वो नर संरचना का प्रतिनिधित्व क्या करता है? प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो परागकण होता है, ये जो परागकण होता है, इसके अंदर में क्या मिलते हैं? इसके अंदर में नर युग्मक मिलते हैं। इसके अंदर में कौन से युग्मक मिलते हैं? नर वाले युग्मक मिलते हैं। तो इसलिए ये जो परागकण होता है वो नर युग्मकोद्भव, नर युग्मकोद्भव मतलब नर वाली जनन की संरचना का, नर वाली जनन की संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व मतलब दर्शाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा गेम हो रहा है, कोई सा गेम हो रहा है, और गेम में, हर गेम में कोई सी टीम है, टीम का एक कैप्टन होता है ना, तो पूरी टीम को कौन दर्शाता है? वो कैप्टन दर्शाता है। वैसे ही यहाँ पर ये जो लैंगिक जनन होएगा, तो उसके अंदर में नर युग्मक होती है और मादा युग्मक होता है। तो नर युग्मक, नर वाली चीज़ को कौन दर्शाएगा? नर वाली चीज़ को परागकण दर्शाता है। यानी कि जब परागकण बोला तो हमारे दिमाग में आएगा कि ये नर युग्मक इसके अंदर होगा। ये वाली बात है कि जो परागकण है वो नर युग्मकोद्भव, यानी कि उसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि नर युग्मक को दर्शाता है परागकण, कि इसके अंदर में नर युग्मक मिलेगा हमें। फिर यदि आप हिबिस्कस, यदि आप किसके, यदि आप हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, हिबिस्कस एक फूल होता है, यानी कि गुड़हल जिसका नाम है हिंदी में, हिबिस्कस या किसी अन्य पुष्प के, या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं, खुले परागकोश को छूते हैं, तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक फूल लिया, उस फूल का क्या नाम है? हिबिस्कस नाम है। क्या नाम है इसका? हिबिस्कस, जिसको हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल का फूल। या फिर कोई दूसरा पुष्प ले लिया, कोई दूसरा फूल ले लिया। अब हमें क्या करना है? उसके परागकोश को, जो उसके परागकोश हैं, उसको जब हम छुएंगे तो हमारी जो उंगलियां हैं उसके अंदर में क्या लग जाएगा? पीले रंग का पाउडर जैसा लग जाएगा। और वो पीले कलर का पाउडर जैसा क्या होगा? वो पीले कलर का जो पाउडर जैसा है वो परागकण हमारे हाथ पे आ चुके होंगे, इसलिए वो पाउडर जैसा हमें अपने उंगलियों पे लग जाएगा। अगर किसी फूल के परागकोश को हम छुएंगे तो हाथ में ऐसा पाउडर जैसी चीज़ लग जाएगी। तो वो क्या होती है? असल में जो परागकोश है उसमें से परागकण निकल के हमारी उंगलियों में लग जाते हैं। तो इसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं। तो ये जो हिबिस्कस का फूल है, ये हम देख सकते हैं, ये हिबिस्कस का फूल हमें नज़र आ रहा है, हिबिस्कस का फूल है। और इसका ये जो देखिए, इसकी जो स्त्री केसर है बीच में, स्त्री केसर जैसी दिख रही है हमें,
यहाँ पर स्त्री केसर दिख रही है हमको बीच में, और इसके साइड में देखिए, इसके साइड में क्या है, इसके साइड में पीले पीले कलर के बहुत सारे परागकोश हमें नज़र आ रहे हैं, परागकोश नज़र आ रहे हैं। तो जब हम अगर इसके ये परागकोश को अगर छुएंगे तो पीला पीला सा पाउडर हमारे हाथ में लग जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो परागकोश हैं उसमें से परागकण निकल के हमारे हाथ में लग जाएंगे। वैसे ही ये भी एक एग्जाम्पल है, ये हिबिस्कस का फूल है जिसको गुड़हल का फूल है बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर ये देखिए इतने सारे परागकोश लगे हुए हैं, असल में पुन केसर है, पुन केसर के ऊपर ये येलो येलो से जो दिख रहे हैं, येलो येलो यहाँ पर ये क्या है, ये परागकोश हैं। और जब इसको हम उंगली से छुएंगे, जब हम इसको टच करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने टच करा तो हमारे हाथ पे क्या लग जाएगा, हमारे हाथ पे पीला पीला सा पाउडर जैसा लग जाएगा, ये हमारे हाथ पे पाउडर जैसा लग जाएगा पीला पीला। तो ये असल में क्या है, परागकण हमारे उंगली पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ यहीं पर बताइए। तो अब इनने बोला है कि एक कांच की स्लाइड पर, एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर, एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़कें, उस पर ये परागकण छिड़कें और एक सूक्ष्मदर्शी से देखें, और एक सूक्ष्मदर्शी से देखें तो आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, यानी कि उनका आकार, उनका रूप, उनका रंग एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं, एवं बनावट में कैसे दिखते हैं, सारे के सारे भिन्न दिखते हैं। यानी कि मान लीजिए क्या किया हमने, हमने ऐसा किया कि ये जो एक कांच की ये जो परागकण हमने लिए, ये जो परागकण हमने हाथ से टच करे ना, ये यहाँ पर जैसे ये परागकण हमारी उंगली पे रख गए, ये हमारी उंगली पे परागकण लग गए। अब इस परागकण को क्या करना है, हमें एक कांच की स्लाइड पे इसको छिड़क देना है। जैसे मान लीजिए स्लाइड ऐसी होती है, रेक्टेंगल सी कांच की स्लाइड होती है। तो ये परागकण को हमने क्या किया, ये स्लाइड पे हमने छिड़क दिया, ये स्लाइड पे हमने क्या कर दिया, छिड़क दिया। तो परागकण ये ऐसे आ गए यहाँ पर, और इसके ऊपर क्या डाल दी हमने, पानी की बूंद डाल दी। इसके ऊपर क्या डाल दी हमने, पानी की बूंद। तो ये थोड़े से ऐसे तैर जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, फिर अब हम इसको क्या देख लेंगे, कर लेंगे, इसको देख लेंगे हम माइक्रोस्कोप से, इसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप से हम देख लेंगे। ये माइक्रोस्कोप से जब हम इसको देखेंगे, यहाँ पर देखने का होता है, इसमें लेंस लगा होता है माइक्रोस्कोप में, जिससे बड़ा बड़ा दिखता है सब। जब हम इसको देखेंगे तो इसकी ये जो परागकण है, जो परागकण है वो बहुत ही ज़्यादा हमें अलग अलग प्रजातियों के परागकण, अलग अलग डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, हमें बहुत सारे टाइप के मिलेंगे, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, बहुत सारे डिज़ाइन के मिलेंगे, अलग अलग आकार के मिलेंगे, अलग अलग रंग के मिलेंगे। तो हम ये देख के बहुत ही हैरान रह जाएंगे, यही बताया है। तो हमने छिड़का तो हम बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जो परागकण विन्यास है, विन्यास का मतलब होता है आर्किटेक्चर। क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है, वो एक कोर्स होता है ना आर्किटेक्चर का कोर्स, कि जिसके अंदर में जो डिज़ाइनें वगैरह बनाई जाती हैं, और उसके अंदर में आर्किटेक्चर का मतलब, विन्यास का मतलब होता है आर्किटेक्चर, यानी कि डिज़ाइन वगैरह, डिज़ाइन वगैरह जो भी चीज़ होती हैं उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो उसके अंदर में क्या दिखेगा हमें, उसके आकार बहुत अलग अलग दिख जाएंगे, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं, और उनकी बनावट भी एकदम भिन्न दिखाई देंगी, अलग अलग परागकणों की। तो बहुत ही ज़्यादा वो गजब के दिखते हैं एकदम। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए डिफरेंट टाइप के ये परागकण हैं। ये यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारे वायरस हैं यहाँ पर। तो ये वायरस नहीं है बिल्कुल भी, कोरोना वायरस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डिफरेंट, और गेंद भी नहीं है कोई सी,
तो ये देखिए छुटकू सा परागकण है, ये बड़ा सा परागकण है और इसके ऊपर कैसी डिज़ाइन बनी हुई है मधुमक्खी के छत्ते जैसी। ये एक परागकण है, ये एक टाइप का परागकण है, ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो इनके डिफरेंट आकार हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉफ़ी हो, कॉफ़ी का बीज हो। फिर और भी परागकण है, ये एक तरीके का परागकण है, ये अलग तरीके का परागकण है। ये तो तरबूज जैसा दिख रहा है, फिर हमें ये खीरे जैसा दिख रहा है ना, और ये पता नहीं कैसा दिख रहा है। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप हैं, अलग अलग आकार हैं इन सब के परागकण के। तो ये सारे के सारे क्या थे, परागकण के एग्जाम्पल थे। अब यहाँ पर परागकण की बात हुई है तो अब एनसीईआरटी बुरा मान जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी परागकण का डायग्राम दे रखा है, तो इसलिए ज़रा हम एक नज़र उस पर भी दौड़ा लेते हैं। तो ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर में परागकण है। परागकण को बहुत ही जूम करके जब देखेंगे हम तो इस प्रकार के परागकण नज़र आएंगे। ये परागकण है बहुत सारे, कोई वायरस नहीं है ये। और ये भी परागकण है, ये भी वही वाली डायग्राम हमने देखी थी, उसी को ब्लैक एंड वाइट में दिखा दिया एनसीईआरटी ने, बहुत चालाक हैं ये लोग। और ये एक परागकण है, बहुत ही बड़ा करके दिखाया गया है इसको। तो ये सारे के सारे अलग अलग आकृति के हैं। इस डायग्राम में एक चीज़ गौर करेंगे तो ज़्यादातर परागकण कैसे नज़र आ रहे हैं, हमें गोल नज़र आ रहे हैं, है ना। ये भी गोल है, गोल सा नज़र आ रहा है, यानी एक बॉल जैसे गोल होते हैं। तो ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर कहा है इन्होंने कि परागकण सामान्यतः गोलाकार या गोलीय होते हैं, गोलाकार या गोलीय होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति होती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने सबसे पहले यही बात कही है कि ये जो परागकण होते हैं वो सामान्यतः, यानी कि आम तौर पे, सामान्यतः मतलब जब भी आया मतलब आम तौर पे ज़्यादातर परागकण कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, गोले जैसे होते हैं, गोल होते हैं या गोली होते हैं। जिनका जो व्यास होता है, व्यास का मतलब होता है डायामीटर, जिनका व्यास जो होता है उसका मतलब होता है डायमीटर। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल है ना, सर्कल के बीच में होता है इसका सेंटर। तो ये मान लीजिए ये साइकिल का टायर है और साइकिल के टायर के बीच में उसकी जो लगी हुई है वो है उसका सेंटर होता है। और साइकिल के तार में ऐसी तिल्लियाँ लगी रहती हैं, है ना, ऐसी रहते चक्के में। तो कोई भी गोला रहता है उसके चक्के में ऐसी चीज़ ऐसी रहती हैं, तिल्लियाँ लगी रहती हैं, डंडियाँ लगी रहती हैं, है ना। तो जब अगर हम इसके सेंटर से, इसके बीच में से जब हम एक लाइन गुजारते हैं जो इसके दोनों किनारे को टच करती है, ब्लू से जो मैंने बनाई है, तो इसको बोलते हैं हम, इस सर्कल का ये कहा जाता है डायामीटर। इसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो मीटर तो हमने सुना होगा, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, तो वैसे ही डायामीटर, डाया मतलब 2, तो डायामीटर इसको बोलते हैं। कि यानी कि सर्कल का जो मध्य से, जो सेंटर से एक लाइन होके अगर गुजरे तो उसको बोलते हैं उसका डायामीटर। और हिंदी में इसको बोलते हैं व्यास, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, व्यास। तो मान लीजिए मैंने बोला कि ये जो चक्का है, साइकिल का ये जो टायर है, उसका व्यास 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने ये बोला कि इसका ये जो डायमीटर है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम स्केल से नापें इसको तो ये कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर आएगा इसका डायमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ यहाँ पर कही है कि पोलन ग्रेन भी कैसे होते हैं, पोलन ग्रेन भी गोलाकार होते हैं, गोलीय होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा, जैसे ये दिख रहा है,
ये भी कैसा है, गोल है। तो इसका भी ये जो डायमीटर है, व्यास, वो भी कितना है, 25 से 50। तो इसका ये जो डायमीटर है, जैसे इसका देख लें हम, ये वाला, ये भी गोल है। तो इसका ये हो गया सेंटर, और सेंटर से अब हम ये लाइन खींचें तो इसका भी ये जो डायमीटर है, यानी कि इसका जो ये कितना बड़ा है, ये चीज़ बता रहे हैं हम। तो ये हमें मिल जाएंगी कितने के साइज़ में मिल जाएंगी, 25 से लेकर 50 के साइज़ तक मिल जाएंगे, 50 के साइज़ तक मिल जाएंगे। और ये क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो बड़ी चीज़ों को नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर, METER, मीटर। लेकिन ये बहुत ही छोटे हैं, तो मीटर का भी छोटा वर्जन होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर बोलते हैं। तो जैसे हमने सुना है माइक्रोस्कोप, तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, है ना। तो छोटी चीज़ को देखने के लिए माइक्रोस्कोप, वैसी मीटर से भी छोटा होता है माइक्रोमीटर। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं, मीटर को लिखते हैं M से, और माइक्रो को बनाते हैं ऐसा U जैसा, उल्टा U। ये ऐसे हम करेंगे, और ये यूं करके जब बनते हैं इसको बोलते हैं माइक्रो। यू की नीचे से थोड़ी सी डंडी निकली होती है यहाँ पर, ये जो डंडी है वो निकाल के बनाते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। इसको क्या बोलते हैं, म्यू। तो म्यू और एम, तो इसको बोलेंगे माइक्रोमीटर। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। तो ये मिलेगा हमको 25 से लेकर 50 के माइक्रोमीटर साइज़ में। कितने साइज़ के मिलते हैं, 25 से लेकर 50। तो मान लीजिए ये छोटा वाला दिख रहा है, ये मान लीजिए 25 का है, और ये बड़े वाले दिख रहे हैं, ये 50 का है। और ये मान लीजिए ये कहीं बीच में होगा, ये 30 का होगा, 30 माइक्रोमीटर का होगा। ये 25 का हो गया, ये 30 का हो गया, ये 50 का हो गया, ऐसे करके। तो 25 से लेकर 50 के बीच में इनकी रेंज होती है। तो याद रखने के लिए क्या बोल सकते हैं हम, कि पा से होता है परागकण, और पा से होगा 25, पा से होगा परागकण, पा से होगा 25, और पा से ही होगा 50, पा से ही क्या होगा, 50। तो परागकण 25 50, ठीक है। याद रखने के लिए ये हो जाएगा, पा से परागकण, पा से 25, पा से 50। यानी कि ये जो परागकण होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का साइज़ का होता है, इसका व्यास मतलब क्या, हमने समझ लिया, व्यास का मतलब डायमीटर, ठीक है। फिर इसमें सुस्पष्ट यानी कि बहुत ही साफ, बहुत ही क्लियर रूप से, बहुत ही साफ रूप से दो परत वाली भित्ति होती है। भित्ति मतलब दीवार या सेल वॉल। तो दो परत होती हैं इसकी, यानी कि ये जो हमारा, ये मान लीजिए ये क्या है, परागकण है। तो परागकण की एक तो ये ऑरेंज वाली बनाई दी हमने, बाहर की भित्ति, और इसके अंदर एक और भित्ति होती है, ये ब्लू से बना दी। तो इसकी दो भित्ति होती हैं, एक ये ऑरेंज वाली हो गई बाहर की भित्ति, और ये नीली वाली हो गई अंदर की भित्ति। तो इसमें कितनी भित्ति होती है, दो परत होती हैं, दो भित्तियाँ होती हैं। इसके बाद कठोर बाहरी भित्ति को बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहरी भित्ति को कहते हैं बाह्य चोल कहते हैं। चोर नहीं बोलना है इसको, बाह्य चोल कहते हैं, जो कि किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। तीन शब्द है इसमें, स्पोरोपोलेनिन। ये एक मटेरियल होता है। जैसे हम कपड़ों की बात करते हैं तो कपड़ा कॉटन का बना होता है, सिल्क का बना होता है, सिंथेटिक का कपड़ा होता है, रेशम का कपड़ा होता है ना। वैसे ही जो इसकी जो भित्ति है, बाहर वाली भित्ति, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बाह्य चोल बोल रहे हैं, ये किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक
कार्बनिक सामग्री है, प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यानी कि इस धरती के अंदर में जितनी भी सारी की सारी वस्तुएं हमें मालूम है, वस्तुएं हमें कार्बनिक वस्तुएं, कार्बनिक सामग्री हमें मालूम है। कार्बनिक सामग्री का मतलब क्या होता है कि हमने पढ़ा होगा कि जैसे हम बोलते हैं, एक गैस का नाम सुना होगा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 बोलते हैं। C से होता है कार्बन, और O से मतलब है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कितने इसके अंदर, 2, तो इसके बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 हैं इसलिए डाइऑक्साइड। तो हमें फोकस करना है C पे। C का मतलब होता है कार्बन। अब ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन जो होता है अणु होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है वो बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। जैसे जो हम खाना खाते हैं, रोटी, रोटी हो गई, रोटी भी कार्बन से बनी होती है। हमारा शरीर के अंदर में भी कार्बन है, धरती के अंदर में भी कार्बन है। लकड़ी देख रहे हैं हम आसपास में, तो उसमें भी कार्बन है। कपड़ा हमारे सामने है, उसके अंदर में भी कार्बन है। तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कार्बन से बनी होती हैं। उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक सामग्री। जो चीज़ों के अंदर में कार्बन होता है, जो चीज़ें कार्बन से बनी होती हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बनिक सामग्री। नाम लिख देते हैं, कार्बनिक, कार्बनिक सामग्री, सामग्री, कार्बनिक सामग्री, ठीक है। उस जो चीज़ें कार्बन से बनी होती हैं उसको बोलते हैं कार्बनिक सामग्री। और कार्बनिक सामग्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आपको यहाँ पर लिखना है, इसको बोलते हैं, और कैसे हो ये नहीं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और सामग्री का मतलब होता है मटीरियल, मटी, MAT, मटी, REREALL, मटीरियल, ऑर्गेनिक मटीरियल। तो कार्बनिक सामग्री मतलब ऑर्गेनिक मटीरियल, ठीक है। तो जो भी चीज़ें कार्बन से बनी होती हैं उसको कार्बनिक सामग्री कहते हैं। अब इस धरती के अंदर में जितनी भी कार्बनिक सामग्री हमें ज्ञात हैं, जितनी भी सामग्री, कार्बनिक सामग्री हमें यानी कि पता है, मालूम है, ज्ञात का मतलब हमें मालूम है, उसमें सबसे सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक जो होती है, प्रतिरोधक सामग्री जो होती है, प्रतिरोधक मतलब किसी भी चीज़ से जो नष्ट आसानी से ना हो, किसी भी चीज़ से जो नष्ट आसानी से ना हो उसको बोलेंगे प्रतिरोधक। तो हमारे धरती के अंदर में जितनी भी कार्बनिक सामग्री के बारे में हमने जाना है इंसानों ने, उसमें सबसे सर्वाधिक जो प्रतिरोधक क्षमता रखती है, यानी कि जो नष्ट नहीं होती, कार्बनिक सामग्री जिसमें अंदर में सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कौन सी, क्या चीज़ है, वो क्या होती है, स्पोरोपोलेनिन होती है। वो क्या होती है, स्पोरोपोलेनिन होती है। और ये स्पोरोपोलेनिन कहाँ पर मिल रही है हमें, ये मिल रही है हमें जो हमारा क्या है, जो हमारा परागकण है उसकी जो बाहरी भित्ति है, बाहर वाली भित्ति है, जिसको हम बाह्य चोल बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बाह्य चोल, इसको बोल रहे हैं, मान लीजिए बाह्य चोल। तो ये इसके अंदर में वो स्पोरोपोलेनिन होती है। यानी कि जो हमारा परागकण है उसने अपने बाहर में क्या पहन के रखा हुआ है, बाहर के अंदर पहन के रखा उसने बुलेट प्रूफ जैकेट। ये समझ लीजिए कि जो हमारा परागकण है वो ताकि नष्ट ना हो जाए आसानी से, तो इसलिए उसने क्या पहन लिया, बाहर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया, जिसका नाम उसने रखा है बाह्य चोल, जिसका नाम उसने क्या रखा है, बाह्य चोल। ये बुलेट प्रूफ क्यों है, इतनी आसानी से क्यों नहीं नष्ट हो सकता, क्योंकि वो किससे बना है, वो बना है स्पोरोपोलेनिन से बना है। और स्पोरोपोलेनिन कैसी सामग्री होती है, कार्बनिक सामग्री होती है, जो इस धरती के अंदर में मालूम जितनी भी सामग्रियां हैं उसमें सबसे सर्वाधिक प्रतिरोधक क्षमता रखती है। तो ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए बाह्य चोल के बारे में कि वो किससे बनी हुई है, बाह्य चोल। तो जैसे ये बाहर वाली परत है और ये हमने बताई थी अंदर वाली परत, तो बाहर वाली परत को क्या बोल रहे हैं, बाह्य चोल। क्या बोल रहे हैं, बाह्य चोल। अब ये बाह्य चोल को साइड में लिख लीजिएगा, बाह्य चोल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन, EXINE, एक्साइन, EXINE, एक्साइन।
तो जैसे होता है NINE 9, वैसे ही हो गया EXINE एक्साइन। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमने देख लिया ये बाह्य चोल के बारे में। अब आगे उसी के बारे में बताएं, क्योंकि ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता रखती है। तो यह क्या कर सकता है, स्पोरोपोलेनिन की क्या खासियत है कि यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। यानी कि जो हमारा परागकण है उसने 2 कपड़े पहन के रखे हैं। एक अंदर में शर्ट पहन के रखी है और बाहर उसने पहन के रखा है बुलेट प्रूफ जैकेट, है ना। बाहर वाली कवच को क्या बोल रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य चोल। और वो किससे बना है, स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता रखता है। तो अब क्योंकि ये बाह्य चोल जो है वो किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन से, इसलिए इसके पास क्या खासियत आ जाती है, ये उच्च ताप मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी हो, अगर कहीं पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो किसी चीज़ का, थर्मोमीटर में जैसे टेम्परेचर नापते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं तापमान। तो अगर बहुत ही ज़्यादा उच्च तापमान हो, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो, मतलब मान लो 1000 डिग्री 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, या फिर तो उस तापमान में भी ये टिका रह सकता है, उस तापमान के भी सम्मुख का मतलब उस तापमान के सामने भी ये स्पोरोपोलेनिन, ये अपनी बाह्य चोल जो है वो टिकी रहेगी, यानी कि वो नष्ट नहीं होगी, यानी कि जो पोलन ग्रेन है, परागकण है, वो टिका रहेगा। और किसके सामने टिका रहेगा, सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सामने भी, सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सामने भी। यहाँ पर सुदृढ़ का मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है उसको बोलते हैं सुदृढ़। फिर अम्ल का मतलब क्या होता है, अम्लों का मतलब होता है, तो 2 चीज़ होती है, अम्ल और क्षार। यहाँ पर बता देते हैं, अम्ल और एक चीज़ होती है क्षार। ठीक है, अम्ल को बोलते हैं, ये चीज़ याद रख लेनी है, केमिस्ट्री में भी काम आएगी। अम्ल को बोलते हैं एसिड, ACID एसिड। और क्षार को बोलते हैं अल, AL KALI काली अलकाली एल्कली बोलते हैं, एल्कली। तो हम इसको बनाने के लिए बोल देते हैं काली। तो अलकाली यानी कि एल्कली, और अम्ल को बोलते हैं एसिड। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि अम्ल को हम एसिड बोलते हैं या अम्ल को हम एल्कली बोलते हैं, ये मिक्स हो सकता है। ठीक है ना, ये क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है। तो इसको याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अम्ल का ला पकड़ लीजिए। अम्ल का क्या पकड़ लें, हम ला पकड़ लेते हैं। तो ये हमने लिया अम्ल का, 1 मिनट पकड़ रहे हैं अपन। फिर अपन ने अम्ल का ला पकड़ लिया। ला से एकदम याद रखना, लावा देखा होगा ना, लावा बोले तो जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है। अब लावा किसी चीज़ पे गिर जाए तो वो चीज़ क्या होगी, जल जाएगी। वैसे ही एसिड किसी चीज़ पे गिर जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो अम्ल में ला जो है वो भी जलाने का है, एसिड भी जलाने का है। तो अम्ल बोले तो एसिड। और क्षार का मतलब होता है एल्कली। तो एसिड के बारे में तो हमने सुना ही होगा, एसिड के बारे में आमतौर पे सुना होगा कि एसिड जो होता है वो जला देता है। एसिड जो होता है वो जला देता है, कि अगर हम मान लीजिए किसी के स्किन के ऊपर एसिड गिर गया तो वो स्किन को जला देगा। हमारे पेट के अंदर में भी एसिड होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं वो भी उसको पचाने में मदद करता है। इतना तेज़ एसिड होता है कि मान लीजिए कोई अगर ब्लेड रखी है या स्टील रखा है, उसके ऊपर अगर वो हमारे जो पेट के अंदर एसिड है उसको डाल दिया जाए तो वो पूरी स्टील को भी जला देगा, स्टील भी उसके सामने पिघल जाएगी, इतना तेज़ एसिड होता है वो। और अल्कली क्या होता है, कुछ अल्कली जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो गला देते हैं, वो चीज़ों को गला सड़ा देते हैं। कि मान लीजिए कि एसिड जो होता है वो तो जब अगर मान लीजिए किसी की चमड़ी पे गिरा तो वो ऊपर ऊपर में जलाएगा, लेकिन जो एल्कली होता है वो बहुत ही ख़तरनाक जलाता है।
ये जलाता नहीं है बल्कि अंदर से गला देता है, यानी कि अंदर तक चले जाता है और जो हमारी जो किसी की भी स्किन है, कोई भी चीज़ है, उसको अंदर से गला देगा पूरा का पूरा, और वो गल जाएगी, वो सड़ जाएगी। तो एसिड का अगर गिर जाए, एल्कली अगर किसी पे गिर जाए, यानी कि क्षार अगर किसी पे गिर जाए तो ये ज़्यादा नुकसान कर देता है, और एसिड किसी पे गिर जाए वो जला देता है, और अल्कली जो होता है यानी कि क्षार वो गला देता है। तो हमें ये याद रखना है। लेकिन ये जो हमारा स्पोरोपोलेनिन है, ये देखिए जो स्पोरोपोलेनिन की बात यहाँ चल रही है, वो कैसा है, वो ऊंचे तापमान को तो झेल ही लेता है, उसके ऊंचे तापमान को तो झेल ही लेता है, साथ ही साथ क्या कर लेता है, ये अम्ल जो होते हैं, अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और एल्कलाई, वो भी कौन से वाले, सुदृढ़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाले, एसिड भी गिर जाए उसके ऊपर, क्षार भी गिर जाए, तब भी ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है यानी कि ये जो बाह्य चोल है, तब भी वो इसके सामने क्या होगी, उसके सम्मुख टिकी रह सकती है, उसके सामने टिक सकती है, यानी कि तब भी वो नष्ट नहीं होगी। तो इतनी ताकतवर होती है, इसलिए ये सबसे सर्वाधिक प्रतिरोधक वाली कार्बनिक सामग्री है। और आगे क्या बोला है कि अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम, ये क्या लिखा है, एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत क्या कर सके, निम्नीकृत कर सके, यानी कि कुछ एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। एंजाइम ऐसी चीज़ होती है, आप ऐसी चीज़ मान सकते हैं कि एंजाइम के बारे में, एंजाइम एक ऐसी चीज़ होती है जो कार्बन वाली जो चीज़ होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ कार्बन 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 से बनी है, और यहाँ पर मान लीजिए एंजाइम आ गया, एंजाइम ने इसको देख लिया कार्बन वाली चीज़ को कि ये कार्बन वाली चीज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं, तो अब एंजाइम को हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है एंजाइम को, और ये जाता है और इसको तोड़ डालता है, ये पूरी कार्बन वाली चीज़ को क्या कर देता है, तोड़ देता है। लेकिन ये जो स्पोरोपोलेनिन है, उसके ऊपर अगर एंजाइम भी डाल दिया जाए, तब भी ये क्या होगा, तब भी ये एंजाइम आज तक ऐसा नहीं पता चला जो स्पोरोपोलेनिन को क्या कर सके, निम्नीकृत कर सके। निम्नीकृत मतलब छोटा बना सके या उसको तोड़ सके, निम्नीकृत मतलब उसको तोड़ सके, क्योंकि ये कैसी है, कार्बनिक सामग्री है, तो एंजाइम किसको तोड़ता है, कार्बनिक सामग्री को। लेकिन अभी तक ऐसा एंजाइम भी पता नहीं चला जो स्पोरोपोलेनिन को क्या कर सके, निम्नीकृत कर सके, यानी कि तोड़ सके। तो ना तो एंजाइम से टूटता है, ना तो ऊंचे तापमान से टूटता है, ना तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि ना तो ये अम्ल से टूटता है, ना ये क्षार से टूटता है, इसलिए ये सबसे सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। तो यही क्वेश्चन आया था कि सबसे सर्वाधिक प्रतिरोधक सामग्री इस धरती पे कौन सी है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, स्पोरोपोलेनिन था, काइटिन था, सेल्यूलोज था, और इनमें से कोई नहीं, तो उसमें हमारा आंसर स्पोरोपोलेनिन होता। तो ये चीज़ नीट के अंदर में भी पूछी गई थी। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। तो हमने देखा कि ये जो परागकण है हमारा, ये जैसे परागकण था, उसने 2 चीज़ें पहन के रखी है, एक अंदर ये शर्ट पहन के रखी हुई है, और बाहर में उसने पहन के रखा है क्या, बाहर में उसने पहन के रखा है बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसको हम कह रहे हैं बाह्य चोल, बाह्य चोल कह रहे हैं, जो कि सबसे टफ मटेरियल से बना है, सबसे ज़्यादा कठोर मटेरियल से बना है, स्पोरोपोलेनिन से बना है, ब्लैक कलर का जो हमने दिखाया है यहाँ पर बाह्य चोल। अब इनने कहा कि इसके अंदर, बाह्य चोल के अंदर कुछ दरवाजे जैसे होते हैं, दरवाजे जैसे होते हैं, कुछ गेट बने होते हैं, जैसे ये देखिए दरवाजे जैसे दिख रहे हैं, कहीं कहीं जगह पर ये बाह्य चोल में दरवाजे हैं, यानी कि गैप हैं इसके अंदर, यहाँ से अंदर घुसा जा सकता है, ऐसे करके एक गैप है, ठीक है। तो यह इसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है इन्होंने, परागकण का जो बाह्य चोल होता है उसमें सुस्पष्ट यानी कि बहुत साफ साफ दिखने वाले द्वारक यानी कि द्वार यानी कि दरवाजे होते हैं, या रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं,
जिन्हें क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। छिद्र का मतलब हो गया छेद। तो जो ये बाह्य चोल है, ये जो बाह्य चोल है हमने देखा था, ये बाह्य चोल है, बाह्य चोल है, इसमें कुछ छेद हैं। इसमें क्या है, कुछ छेद हैं। यहाँ पर छेद जैसे दिखेंगे हमें, ये छेद हैं, यहाँ पर छेद हैं। तो ये गेट जैसा काम कर रहे हैं, किसी द्वार, जो गेट हो ना, दरवाज़ा या फिर छेद होता है, उसके जैसे दिखते हैं। इसको क्या कह रहे हैं, इन छेदों को कहते हैं हम जनन छिद्र। इसको क्या कहेंगे, जनन छिद्र। छिद्र का तो मतलब पता ही है, छिद्र का मतलब छेद होता है। तो ये बाह्य चोल हैं, इसके अंदर में कुछ द्वार जैसे या रंध्र होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, जिसको जनन छिद्र कहा जाता है। अब इन्हें जनन छिद्र क्यों कह रहे हैं, क्या ज़रूरत है इनकी? यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन, यहाँ पर क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं, यानी कि ये जो जनन छिद्र हैं, ये जो जनन छिद्र हैं, अब ये जो ब्लैक कलर का हमने बनाया है, ये पूरे के अंदर में क्या डला हुआ है, स्पोरोपोलेनिन पड़ा हुआ है। यानी कि मान लीजिए पूरी दीवार है ना, दीवार में इस पूरे में सीमेंट लगा हुआ है, ये सीमेंट लगा है, ब्लैक वाले में सीमेंट लगा है, सीमेंट बोले तो स्पोरोपोलेनिन लगा हुआ है इसमें। लेकिन जहाँ जहाँ ये छेद हैं, जहाँ जहाँ क्या है, ये जहाँ जहाँ ये छेद हैं, वहाँ पर तो कोई सीमेंट नहीं लगा, वहाँ पर कोई स्पोरोपोलेनिन नहीं है। इसलिए यहाँ पर कैसे हो गया, यहाँ पर छेद जैसे बन गए, इसके अंदर से कोई भी अंदर घुस सकता है। तो ये जो जनन छिद्र होते हैं, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। वैसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो असली वाला डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम है, ये उसमें जो ग्रीन कलर का दिख रहा है हमें, इसमें कांटे कांटे से लग रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, बाहर का बुलेट प्रूफ जैकेट है, बाहर का कवच है, जिसको बाह्य चोल बोल रहे हैं। और इसमें हमें दिख जाएगा कि ये छेद जैसा दिख रहा है, हमें छेद दिख रहा है ना, यहाँ पर ये छेद दिख रहा है, ये छेद दिख रहा है, यहाँ पर ये छेद है, यहाँ पर ये छेद है। तो ये जो छेद जैसी चीज़ें दिख रही हैं हमें, ये छेद है, ये छेद है। तो ये सब क्या है, ये जनन छिद्र है, ये भी छेद है, ये सब क्या है, ये जनन छिद्र हैं, जनन छिद्र। और जनन छिद्र में क्या होता है, ये स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन नहीं होता जनन छिद्र पे, तो अनुपस्थित होता है जनन छिद्र। कहाँ पर, स्पोरोपोलेनिन जनन छिद्र पर। अब परागकण जीवाश्मों की भांति, परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं, बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं, क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है, क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। यानी कि ये जो परागकण है, परागकण है, वो कैसे रह सकते हैं, वो हमें जीवाश्मों की तरह बहुत ही अच्छे से संरक्षित यानी कि सुरक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने सुना होगा कि डायनासोर हुआ करते थे हमारे धरती पे, है ना, ये हमारी पृथ्वी है, ये धरती है, और इस पे पहले क्या हुआ करते थे, पहले डायनासोर हुआ करते थे। ये डायनासोर है, को मान लीजिए डायनासोर है, ये डायनासोर है, ठीक है। फिर डायनासोर के अपनी धरती पे कोई उल्का पिंड गिरा होगा, तो ये डायनासोर मर गया, ठीक है, ये डायनासोर क्या है, मर गया। अब मरते मरते क्या हुआ, इसके ऊपर मिट्टी जमती रही, जमती रही, जमती रही, जमती रही, है ना, मिट्टी जमती रही। ये मिट्टी को थोड़ी अच्छी सी बना देते, इसके ऊपर क्या हुआ, ये मिट्टी जमती रही, और ये डायनासोर इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर दफन हो गया, ये इसके अंदर दफन हो गया, डायनासोर डायनासोर दफन हो गया इसके अंदर। फिर इंसान लोग आए, इंसान लोग, ये खड़े हुए हैं इंसान लोग, जो कि जो है ज़मीन की स्टडी करते थे। तो उनने खोदा ज़मीन को खोदा, खोदा और खोदा और खोदा, खोदते खोदते उन्हें, अब तो डायनासोर की हड्डी बची होगी बस,
ये डायनासोर की हड्डी बची है बस, यहाँ पर डायनासोर की हड्डी बची होगी यहाँ पर। तो इनने खोदा खोदा, खोद के अब क्या मिलेगा, डायनासोर की हड्डी मिलेगी हमको। क्या मिलेगी, डायनासोर की हड्डी। जो बचे कुचे अवशेष हैं, बचा कुचा डायनासोर है मरा पड़ा हुआ, वो वाला डायनासोर मिलेगा जब हम इसे खोद के देखेंगे। तो जो चीज़ हमें बची हुई पड़ी हुई मिलती है ज़मीन के अंदर खोद के, जो निकालते हैं हम, जो वैसी की वैसी हमें मिल जाती है ज़मीन को जब खोद के निकालते हैं हम, तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जीवाश्म। उसको क्या कहते हैं, जीवाश्म। उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म। यानी कि जीव का जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमें मिलेगा। जैसे कोई भी दफन हो जाता है, तो दफन होने के बाद अगर उसको खोद के निकाला जाए 500-600 साल बाद, कितने भी साल बाद, तो उसका क्या मिलेगा, हमें बचा हुआ हिस्सा मिलेगा शरीर का। तो उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म। वैसे ही मान लीजिए कि ये एक पत्ती है। जैसे मान लीजिए कभी पत्ती थी और पत्ती जो है ज़मीन के अंदर में क्या हो गई, ज़मीन के अंदर में पत्ती भी दब दब के रह गई। ज़मीन के अंदर पत्ती दब के रह गई, ठीक है। अब फिर जब अगर हमने मान लीजिए इसको खोदा, इसको ज़मीन को खोदा, है ना, और खोद के जब हमने इसको निकाला, तो यहाँ पर हमें पूरी की पूरी पत्ती जैसी चीज़ मिलेगी। पत्ती के बचे हुए जो भी हिस्सा मिलेगा, पत्ती ऐसी पत्ती छपी हुई मिलेगी अपन को। तो पत्ती का हमें क्या मिल गया, जीवाश्म मिल गया। 1 साल, 100 साल, 200 साल बाद जब हमने निकाला, तो इसके लिए हमें वापस से ये पत्ती मिल जाए 100 साल बाद, 200 साल बाद, जैसा भी इस पत्ती का ढांचा मिल जाए, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इस पत्ती के अंदर कुछ होनी चाहिए, कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इसको इसके ढांचे को सुरक्षित रखे, है ना, इसके ढांचे को सुरक्षित रखे। तो इसका जो जीवाश्म हमें मिलेगा, जीवाश्म समझ गए, जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म का मतलब होता है बचा कुचा जो भी ढांचा है, जब हम ज़मीन खोद के निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो जो बचा कुचा ढांचा होता है उसको कहते हैं जीवाश्म। जो मरे हुए चीज़ का कोई भी ढांचा है उसको कहते हैं जीवाश्म। तो जब जीवाश्म मिलेगा, तो कोई सी चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इसको बरकरार रखे, इसके ढांचे को बना के रखे। वैसे ही यहाँ पर परागकण है। वैसे क्या है, यहाँ पर परागकण है। अब परागकण जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है स्पोरोपोलेनिन, है ना। और हमने पढ़ा है कि स्पोरोपोलेनिन तो ऊंचे तापमान से भी नहीं टूटता, एसिड से भी नहीं टूटता, यानी कि अम्ल से भी नहीं टूटता, और क्षार यानी कि अल्कलाई से भी नहीं टूटता, किसी भी चीज़ से नष्ट नहीं होता। तो इसलिए जब ये मान लीजिए यहाँ पर ये परागकण है, ये परागकण है, और ये ज़मीन में दफन हो गया, ये ज़मीन में दफन हो गया, तब जब अगर हम इसको खोद के निकालना चाहें 100 साल बाद, 200 साल बाद, तो भी हमें ये ऐसा का ऐसा मिल जाएगा। तो भी हमें इसका ये ऐसा का ऐसा मिल जाएगा, किसी जीवाश्म की तरह हमें ये मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, इसका ढांचा हमें सुरक्षित मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर में स्पोरोपोलेनिन है, जिसकी वजह से ये संरक्षित रह पाता है, सुरक्षित रह पाता है, स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति की वजह से। तो ये बात समझ में आ गई। अब बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों, बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों को एक आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई है, जो कि स्तंभों और पंक्तियों के रूप में की गई है। स्तंभों और पंक्तियों के रूप में की गई है, जो कि हम देख सकते हैं चित्र 2.4। यानी कि सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाह्य चोल होता है, जो बाह्य चोल है, उसमें बहुत सारे तरीके के हमें बाह्य चोल में प्रतिमान मिल जाएंगे। प्रतिमान मतलब पैटर्न मिल जाएंगे, और बहुत सारी तरीके की डिज़ाइन मिल जाएगी बाह्य चोल में। जो उसका जो बाहर का कवच है ना, ये वाला जो बाहर का कवच है जिसको हम बाह्य चोल कह रहे थे, इसके बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे। जैसे कपड़े के डिज़ाइन होते हैं ना, अलग अलग कपड़े के डिज़ाइन है, अलग अलग पैटर्न होते हैं, साड़ियों में, कपड़ों में, सूट में, शर्ट्स में। तो अलग अलग तरीके के डिज़ाइन इसमें भी मिल जाते हैं बाह्य चोल के अंदर में, जो कि हम चित्र 2.4 में देख सकते हैं, जो हमने पहले भी देखा था। ये चित्र 2.4 है। तो देखिए इसमें अलग अलग तरीके की डिज़ाइन है, इसका डिज़ाइन अलग है, इसका डिज़ाइन अलग है, इसका पैटर्न अलग है। तो अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग प्रतिमान यानी कि अलग अलग पैटर्न के हमें
बाह्य चोल भी मिल जाते हैं। फिर एनसीईआरटी, जैसे कि एनसीईआरटी की आदत तो आप समझ ही गए होंगे कि वो अपन से बीच बीच में सवाल पूछती रहती है। तो अभी भी सवाल पूछे एनसीईआरटी ने कि आपका क्या विचार है। हमारे विचार जानने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी, ताली बजा दीजिए ज़रा। तो आपका क्या विचार है, बाह्य चोल सख्त यानी कि कठोर होना चाहिए, यानी कि बाह्य चोल सख्त या कठोर क्यों होता है, या फिर होता है तो क्या वो कठोर होना चाहिए। फिर उसके बाद जनन छिद्र के क्या कार्य हैं, जनन छिद्र के क्या कार्य होते हैं। तो 2 सवाल पूछें कि बाह्य चोल क्या कठोर होना चाहिए, बाह्य चोल जो है, जो बाह्य चोल हमने पढ़ा वो क्या कठोर होता है या होना चाहिए। और फिर ये जो जनन छिद्र हैं जो हमने पढ़ा, जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, जहाँ पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होते हैं, तो उसका क्या कार्य है, उसका क्या महत्व है, ये हमें बताना है। तो हमें अभी आंसर नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी की आदत तो पता ही है कि वो खुद ही क्वेश्चन पूछ के आगे जाके खुद ही उसका आंसर दे देती हैं। तो जब इसका आंसर आएगा तो हम इसको इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये जो बाह्य चोल होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश भी याद रख लीजिए इसकी, मैंने बताया भी था, एक्साइन, EXINE एक्साइन। तो ये हमें याद रखना है कि एक्साइन बाहर के जो कवच होता है उसको बोलते हैं। और ये जो जनन छिद्र है, ये जो जनन छिद्र हैं उसको बोलते हैं जर्म पोर्स, GERM, जर्म, PORE, पोर, जर्म पोर, जर्म मतलब जनन और पोर का मतलब होता है छेद। तो हम बोलते हैं ना कि इसके पोर खुल गए, तो पोर का मतलब छेद ही होता है, वो इंग्लिश का ही शब्द है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अभी इसकी बाहर वाले कवच का हमने पढ़ा, अब इसकी अंदर वाले कवच का पढ़ेंगे जिसको हम अंतचोल कहते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए।